देखिए मैं बताऊं आपको, जैसलमेर के अंदर एक रेलवे स्टेशन बन रहा है जिसका 150 करोड़ से अधिक खर्चा आएगा और उसका काम शुरू हो चुका है। और यहाँ पर वाशिंग लाइन और अन्य प्रकार की सुविधाएं नहीं है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जब ये सारी सुविधाएं हो जाएगी तो उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ, लगातार लगा हुआ हूँ और रेलवे की जो कनेक्टिविटी के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से बहुत जल्दी यहाँ पर आपको रेलवे के अंदर भी देखने को मिलेगी। और मैं ये भी प्रयास कर रहा हूँ कि आने वाले समय में जैसलमेर से लेकर जो बाबर की जो रेलवे की लाइन है जो सीधी जाए, उसके ऊपर भी निश्चित रूप से सरकार के अंदर बातचीत चल रही है। कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर काम हो रहा है और मैं मेरी तरफ से भी पूरे प्रयास कर रहा हूँ। और आज जैसे कि अमृत योजना के अंदर रेलवे स्टेशन को लेना, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम लगभग पूरा होने जा रहा है। सर मेरा सवाल है, जैसे जो कोरोना का ट्रेनें बंद हुई, जैसे हावड़ा ट्रेन जिसमें आज इतने बंगाली टूरिस्ट आते हैं, वो पहले चलती थी, उसमें कैसे फैसिलिटी मिलती थी, आज वो जो पुनीत एक्सप्रेस चलती थी। मैं आपको इसमें कह रहा हूँ ना कि कुछ रेलवे के जो काम चल रहे हैं, कुछ स्टेशन पे चल रहे हैं, मैं खुद मंत्री जी से मिला था और मैं प्रयासरत हूँ और बहुत जल्दी आपको यहाँ पर पहले से रेलें यहाँ पर ज़्यादा हुई है, ऐसा नहीं है कि पहले से ट्रेनें कम हुई है, लेकिन वो दूसरे स्टेशन की हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि और जो कनेक्टिविटी की दृष्टि से यहाँ पर ट्रेन है उसकी मैं जो आपको यहाँ के लोगों को जो वास्तव में आवश्यकता है उसके ऊपर मैं प्रयास करके और ट्रेनों को जुड़वाने की पूरी फ्लाइट ऑपरेशन भी कम से कम एक फ्लाइट जयपुर अहमदाबाद की होनी चाहिए ताकि लोगों को आगे कनेक्टिविटी मिल जाएगी। बिल्कुल मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि यहाँ पर जैसलमेर में आप जानते हैं कि टूरिस्ट की दृष्टि से सब जिस तरह से जब टूरिस्ट आते हैं तो उस समय रेलवे की फ्लाइट की रहती है, अधिक फ्लाइटें आती जाती है, लेकिन जब सीजन नहीं होता तो उस समय लोगों का आवागमन कम होता है, तो इसलिए ये रेलवे फ्लाइट का रहता है। लेकिन मैं फ्लाइट से मंत्रालय से बात करके करूंगा कि एक ऐसी फ्लाइट हो जो रेगुलर आवागमन हो ताकि इसके लिए लाभ फायदा मिले। एक और बड़ी बात है, जैसलमेर में येलो स्टोन पूरे वर्ल्ड में ये निकलता है, उस पर जीएसटी लग रहा है। आज उसके कारण से ये जो येलो एंड स्टोन इंडस्ट्रीज है वो बहुत धीमे-धीमे डिक्लाइन हो रही है, खत्म हो रही है। ऐसा है कि इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट का और जैसे कि जीएसटी काउंसिल बना हुआ है, उसके अंदर स्टेट के मुख्यमंत्री प्रतिनिधि भी होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी होते हैं, सारे होते हैं। अगर जीएसटी काउंसिल के अंदर सरकार, अगर राज्य सरकार लाके इस बात पर करेगी तो भारत सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। तो ये क्योंकि ये सभी के राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से होता है, हम भी प्रयास करेंगे कि इसके अंदर आप जो कह रहे हैं उसके ऊपर सबसे बड़ा जो तबका है वो डीएनपी से प्रभावित हो रहा है, बहुत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है। मोदी सरकार को 9 साल हो गए, आपको 4 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन इन गाँवों में अभी तक मूलभूत सुविधा ऐसा है कि डीएनपी क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार का सार्वजनिक कार्य अगर कोई करते हैं, जिसमें चाहे वो विद्युत का कनेक्शन हो या कोई मनरेगा से टाँका बनाना हो या कोई स्ट्रक्चर बनाना हो, तो उसके लिए परमिशन है बिल्कुल, और उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, वो बना सकते हैं। इसके लिए हमने स्वीकृति दिला दी है। मैं स्वयं जब मंत्री बना था तो उस समय मंत्री जी से मिला था, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर बना सकते हैं। और मुझे ये भी बताना है कि जो यहाँ से लेकर जो भारतमाला की एक सड़क बन रही थी जो लगभग 100 किलोमीटर है म्याजलार तक वाली, तो उसके लिए भी परमिशन मिल चुकी है, फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल गया है। बहुत जल्दी ये भी भारतमाला की जो सड़क है खोड़ी होते हुए ये भी सड़क बनेगी, तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी भी परमिशन मिली। ऐसे ही सब जगह पर मैं प्रयास कर रहा हूँ। और रही बात, अगर किसी व्यक्ति के डीएनपी क्षेत्र के अंदर सार्वजनिक कार्य करने में अगर कोई बाधा आती है तो मुझसे सीधा बात कर सकता है, मैं निश्चित रूप से उसकी समस्या का समाधान करूंगा। ये नीचे लेवल के ऊपर, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी हैं या उनके ऊपर इसकी मॉनिटरिंग नहीं होती होगी, तो हो सकता है कि ऐसा नहीं, लेकिन भारत सरकार की ओर से बिल्कुल सार्वजनिक कार्य करने के लिए किसी प्रकार का डीएनपी क्षेत्र में प्रतिबंध नहीं है। भारतमाला के लिए आपको भी भारतमाला की जो ये आप कह रहे हैं सड़क म्याजलार वाली ना, इसकी परमिशन मिल चुकी है। बहुत जल्दी ये वहाँ से फॉरेस्ट मिनिस्ट्री से एनएचआई में जाएगा और उसके लिए मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, मैंने देखा, और बहुत जल्दी इसका एक परमिशन मिलेगी और सड़क का काम। देखो, लोकल स्तर पर निश्चित रूप से कुछ बातें हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से देश के अंदर एकता को कायम करने की कोशिश की है, स्टेट की जो सीमाएं सुरक्षित करने का काम किया है, और साथ ही नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो डेवलपमेंट किया है,
उसके लिए अलग से मंत्रालय बना है। और वहाँ जो मैं देखता हूँ कि अभी मेरा जब जाना होता है तो जिस तरह से रेल कनेक्टिविटी से हो या एयर कनेक्टिविटी हो या रेलवे की कनेक्टिविटी है, तो इसको लेकर विकास हो रहा है। और रही बात स्टेट के अंदर कुछ लोकल इश्यू है, इसको लेकर सरकार प्रयास कर रही है। सरकार भी है सर, मैंने कहा ना कि उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। लोकल जो सामाजिक स्तर पर जो इश्यू है उनके ऊपर सरकार का आपस में सामंजस्य कैसे हो, उसके ऊपर निश्चित रूप से प्रयास कर रही है। अब देख लीजिए जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 हटने से पहले किस तरह से वो कर रहे थे कि यहाँ पर आग लग जाएगी, वो हो जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 हटाई और उसके बाद में आज अमन चैन, वहाँ शांति है, आपने कभी कोई गतिविधियां नहीं देखी, और कोई आतंकवादी हमला करता है तो तुरंत उसको निपटा दिया जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर जैसे इस प्रदेश के अंदर कहा करते थे, तो ये तो बाकी छोटी जो समस्या है निश्चित रूप से सरकार उसके लिए मॉनिटरिंग कर रही है और वहाँ पर जो भी जल्दी उसका समाधान निकालने का प्रयास कर रही है। भारत जोड़ने वाली बात मुझे आज तक ये समझ में नहीं आई कि राहुल गांधी जी किसको जोड़ने जा रहे थे। भारत तो जुड़ा हुआ है, तोड़ने का काम ही राहुल गांधी जी ने किया था या उनके पूर्वजों ने किया था। जवाहरलाल जी नेहरू जी ने, जिन्ना ने, इन्होंने तोड़ा था। अब जिन्ना किसके पूर्वज है और जवाहरलाल जी नेहरू जी किसके पूर्वज है, ये वो सब अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस देश के अंदर तोड़ने का काम अपने स्वार्थ के लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने और जिन्ना ने किया था, उनके पूर्वजों ने किया था। और भारत जुड़ा हुआ है, भारत कोई टूटा हुआ नहीं है अभी, और हम तो अखंड भारत की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय के अंदर ऐसी यात्राएं तो ये सिर्फ राजनीतिक है, और राहुल गांधी जी को पूरा देश जानता है कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। जो राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं, और दूसरे वही अमेरिका और इंग्लैंड भारत के संविधान की प्रशंसा करते हैं कि ऐसा संविधान कहीं दुनिया में नहीं है। तो आज भारत लोकतंत्र की दृष्टि से इतना मजबूत देश बना है, ऐसे ही ओवैसी जैसा जाकर विदेश की धरती पर बोलते हैं। ये लोग जिस तरह से देश को तोड़ने की बातें कर रहे हैं, आज अखंड भारत का नक्शा अगर संसद भवन में लग गया, ये हमारा इतिहास है। हमारा ये जो काबुल से लेकर और जिस तरह से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सब ये बांग्लादेश और ये नेपाल हमारे हिस्सा थे, तो हमारे आने वाली पीढ़ी को ये इतिहास पता होना चाहिए। लेकिन इसको लेकर भी पॉलिटिक्स की जा रही है, वो भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले पॉलिटिक्स करने वाले, ये गंदी पॉलिटिक्स है। और निश्चित रूप से देश नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, कोई इशू नहीं है। ये यात्राएं तो राहुल गांधी जी को किसी ने बता दिया होगा कि आप पैदल चलो, ऐसे चलो तो लोग आपसे जुड़ेंगे, तो वो किसी ने बताया होगा, तो इसलिए उनके कहने से वो चल दी। अब एक बात को उनके नेता जानते हैं पूरे कांग्रेस का क्या कल्चर है हिंदुस्तान के अंदर, भ्रष्टाचार में डूबे हुए, भ्रष्टाचार का आलम है वहाँ पर। हर मंत्री लूटने में लगा हुआ प्रदेश को, उनके विधायक लूटने में लगे हुए हैं। इस राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है, और उसके साथ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, तुष्टीकरण की नीति के ऊपर चलने वाले हैं। और बहन के साथ में बलात्कार जैसा होता है, उसी का मंत्री सदन के अंदर इस तरह से खड़े होकर कहता है कि ये बलात्कार करने वाले लोग हैं, वो मर्दों का, हिंदुस्तान राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरह की यहाँ पर आकर बात करते हैं। ये तो राजस्थान की जनता ने पिछली बार कुछ वोटों के अंतर से सिर्फ 1,30,000 यानी कि आधा % वोटों की वजह से इनकी सरकार बन गई और इनको मौका मिल गया। लेकिन राजस्थान की जनता पछता रही कि किसके हाथों में राजस्थान की बागडोर दे दी, जो इस प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं और दंगों वाला प्रदेश बना दिया। कभी यहाँ पर दंगे गुजरात में होते थे, लेकिन वही दंगे आज गुजरात शांत हो गया और राजस्थान शांत था, वहाँ पर दंगे वाला प्रदेश बनाने वाले ये लोग आज इस यहाँ पर आकर जिस तरह से जनता को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन ये सब रेवड़ियाँ बांटने की बातें, सब ये जो है ये कहते हैं राहत कैंप पे, कहा जाए आहत कैंप पे, ये केंद्र सरकार की योजनाओं को बता रहे कि केंद्र सरकार की जो योजना है वही जनता के बीच में जाकर उनको बताकर कह रहे हैं हम ये कर रहे हैं, ये फ्री कर रहे हैं। ये तो केंद्र सरकार की स्कीम है। अगर इनको करना ही है तो जो डीजल के ऊपर टैक्स लग रहा है, वो स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स लगा रही है वो कम करे ना, पता चल जाएगा कि ये कितना कम कर रहे हैं, सीधा सभी के ऊपर लोड कम हो जाएगा। एक चीज ही कर लेना, इतना राहत को छोड़ के, और डीजल पे ऊपर जो पेट्रोल पे टैक्स लग रहा है उसको कम कर ले, तो मैं मान लूंगा कि ये जनता को राहत करना चाहते हैं। ये तो जनता पे बोझ डालना चाहते हैं। इतना टैक्स लगाया इन्होंने, आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स पे अगर टैक्स लगता है डीजल और पेट्रोल पे तो वो राजस्थान में लगता है।
आज गुजरात के अंदर टैक्स कम, गाड़ी कोई भी आती है तो गुजरात में डीजल टंकी फुल करवाती है, फिर पूरा उधर पंजाब या हरियाणा में जाके फुल करवाता है, और उधर से आने वाला उधर का डीजल राजस्थान में कोई परचेज करना नहीं चाहता, ऐसी स्थिति बनी है। राजस्थान की गाड़ियां भी बाहर जाकर डीजल भरवाती है। तो ये राजस्थान के अंदर अगर इनको राहत देनी है तो डीजल के ऊपर है वो कम करे, और ये जो है ये जनता को गुमराह करना है, करने की बातें कर रहे हैं। चुनाव ऊपर आया तब इनको चीजें याद आई है, पहले कहाँ गए हुए थे। ये सिर्फ राजनीति है, बाकी जनता को सुविधा देनी है तो टैक्स को कम करे डीजल पेट्रोल पे। मैंने आपको कहा ना कि जैसलमेर और बाबर की जो रेल है उसके ऊपर काम चल रहा है। मैंने मंत्री जी से मिला हूं मैं, और उन्होंने मुझे पूरी एक व्यवस्थित सारी उसकी योजना कैसे है, कहाँ तक जाएगी, कौन से स्टेशन से जुड़ेगी, इसके सारे ऊपर काम चल रहा है। और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि इसके ऊपर हम अंतिम स्टेज पे पहुंचेंगे, और भविष्य के अंदर इसका ये कनेक्टिविटी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं खुद प्रयासरत हूँ कि बहुत जल्दी ये यहाँ पर इस सुविधा यहाँ की जनता को मिले। जो तूफान आया उससे राजस्थान के कई क्षेत्रों के अंदर नुकसान हुआ है। कहीं पर पेड़ गिर गए हैं, तो कहीं पर गरीब व्यक्तियों के घर की छतें उड़ गई है, टिन उड़ गए हैं, और काफ़ी नुकसान हुआ है। खेतों के अंदर भी पानी के जल बहने की वजह से। तो निश्चित रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन भी दिया है बाड़मेर के अंदर भी, और कि यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है वो तुरंत प्रभाव से यहाँ की रिपोर्ट बना के और इनकी सर्वे करके और उन लोगों को जिनको नुकसान हुआ है उनको तुरंत राहत दे, क्योंकि ये सिर्फ एक तूफान की बात नहीं है। इससे पहले भी 2 तूफान आए थे, बाड़मेर के अंदर भी और जैसलमेर के अंदर भी, उसमें भी नुकसान हुआ है किसानों का, आम गरीब आदमियों का। तो उसका और इस तूफान का दोनों को मिलाकर जो सर्वे करके और उनको राहत दे, और इसके लिए NDRF फंड या SDRF का फंड भी है। जिस फंड से वो देना चाहते हैं तो उस फंड से राज्य सरकार के पास में ऑलरेडी SDRF का फंड होता ही है, दिया हुआ था केंद्र सरकार का, पहले से ही उनके पास है। उससे उसका जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई करें। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कितनी भाजपा तैयारी बनाया जाएगा ताकि जनता के बीच में जो कांग्रेस की जो है। देखो, भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी में कोई स्पेशल काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के बीच में रहती है। आपने देखा होगा जब चुनाव हुए उसके तुरंत बाद में हमने बैठ के शुरू कर दी थी, हम जनता के बीच में रहे। इस राजस्थान की सरकार ने जिस तरह से लाइट की सुविधाएं नहीं थी तो लाइट के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किए। बूथ SDM मुख्यालय पे, तहसील मुख्यालय पे पानी की समस्या है तो उसके लिए आंदोलन किए। और ऐसे जो समस्या है, चाहे स्कूलों के अंदर अगर मान लो ये पेपर लीक हुए जो हमारे, उसके अंदर भी आंदोलन किया। तो ये जो हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा जनता के साथ रहती है। जब सत्ता में होती है तब सेवा करती है, और जब सत्ता में नहीं होती है तो जनता के माध्यम जनता को साथ में लेकर आंदोलन करके और इस मेरी भूमि जो सरकार है राजस्थान की कांग्रेस सरकार को जगाने का भी काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनाव के, चाहे है तो भी चुनाव जनता के साथ है, नहीं है तो भी, इसलिए हमारे कोई तैयारियों का विषय नहीं है। हमारे तो यही है कि इस भ्रष्ट सरकार है उसको उखाड़ने के लिए जनता का मानस बना हुआ है, और हम तो साथ मिलकर और आने वाले समय के अंदर चुनाव में भाजपा के समर्थन में जनता बैठी और वोट देगी, और निश्चित रूप से बड़े 150+ सीटें भारतीय जनता पार्टी जाएगी।